The topic we will be discussing in this video is hepatocellular carcinoma. It is a malignant tumor that is derived from hepatocytes. मतलब नॉर्मल हेपेटोसाइट्स के अंदर कुछ जेनेटिक और एपीजेनेटिक ऑल्टरेशंस होते हैं जिनकी वजह से उसके अंदर मेलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है एंड फाइनली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर। तो इसको हम लोग हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द रीजन्स विथ हाई रेट ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन। मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन जिन रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेट से होता है उन रीजन्स के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही होता है। मेल इज टू फीमेल रेशियो अगर हम लोग बात करें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के डेवलपमेंट के लिए तो वो मोर देन 1 होता है। दैट इज़ मेल ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इन कंपैरिजन विथ फीमेल फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, मेजर रिस्क फैक्टर्स और माइनर रिस्क फैक्टर्स। मेजर रिस्क फैक्टर्स को हम लोग निमोनिक AABCC से रिमेंबर कर सकते हैं। A फॉर एल्कोहल एब्यूज, A फॉर एफ्लाटॉक्सिन्स, B फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, C फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन एंड C फॉर सिरोसिस। तो ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं जिसमें से हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। माइनर रिस्क फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग निमोनिक से याद कर सकते हैं HCC इन MW। MW कैसे याद होगा? तो M जो लेटर होता है उसका ठीक अपोजिट या फिर उसको ठीक अगर हम लोग पलट दे तो वो W बन जाता है। तो HCC इन MW इस निमोनिक से हम लोग याद कर सकते हैं माइनर रिस्क फैक्टर्स को, वेयर H स्टैंड फॉर हीमोक्रोमेटोसिस, C स्टैंड्स फॉर सिगरेट स्मोकिंग, C स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, M फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड W फॉर विल्सन्स डिजीज। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स फॉर द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे नॉर्मल हेपेटोसाइट्स मेलिग्नेंट हेपेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती हैं और फाइनली कैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का डेवलपमेंट होता है। तो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स के अंदर जब जेनेटिक ऑल्टरेशंस या फिर एपीजेनेटिक ऑल्टरेशंस होता है तब जाकर के वो मेलिग्नेंट हेपेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती है। जेनेटिक अल्टरेशंस के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो जेनेटिक ऑल्टरेशंस में उनका ट्यूमर डीएनए रिपेयर जीन का म्यूटेशन हो सकता है। अगर नॉर्मल हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट डीएनए रिपेयर जीन जो है उसका अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो इस वजह से भी मेलिग्नेंट हेपेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये कैसे होगा? तो कोई भी रिस्क फैक्टर जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से एसोसिएटेड होता है, जैसे कि अल्कोहल एब्यूज हो गया, एफ्लाटॉक्सिन्स हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन हो गया, इस किसी भी रिस्क फैक्टर या फिर कॉज की वजह से एबनॉर्मल हेपेटोसाइट्स विथ ट्यूमर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसका डीएनए अफेक्टेड हो जाएगा। जो भी रिस्क फैक्टर है वो हेपेटोसाइट्स के डीएनए को अफेक्ट करेगा, जिस वजह से अब उस डीएनए को हम लोग ट्यूमर डीएनए कह देंगे। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली जब भी ट्यूमर डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उस हेपेटोसाइट को या तो डेथ करवा दिया जाता है उसका, या तो उसका रीजनरेशन, या तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है। अब अगर हेपेटोसाइट्स की वो जीन्स जो कि ये रिपेयर फंक्शन परफॉर्म करती थी वो अगर म्यूटेटेड हो जाएंगी तो इस वजह से हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट एबनॉर्मल डीएनए का रिपेयर नहीं हो पाएगा, जिस वजह से एबनॉर्मल या फिर मेलिग्नेंट हेपेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा जो कि फाइनली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड, अदर टाइप ऑफ म्यूटेशंस भी देखने को मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज रिपेयर जीन्स, जैसे कि केरास जीन में म्यूटेशन, बीटा कैटेनिन जीन का म्यूटेशन जिसकी वजह से WNT सिग्नलिंग पाथवे इंक्रीज हो जाएगा, TP53 जीन का म्यूटेशन जो कि एक तरह का ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा तो इस वजह से ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए कोई नहीं होगा, तो ट्यूमर के लिए जो ब्रेक्स का काम करते हैं वो कोई नहीं कर पाएगा, जिस वजह से नॉर्मल हेपेटोसाइट्स मेलिग्नेंट हेपेटोसाइट्स में कन्वर्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस। एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस लाइक MYC एम्प्लीफिकेशन, टीलोमेरेज एक्टिविटी का एबनॉर्मल होना जिस वजह से सेल्स इमॉर्टल हो जाती हैं। ये सारे ऑल्टरेशंस की वजह से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बिनाइन कैंसर ऑफ द हेपेटोसाइट्स हो सकता है, दैट इज हेपेटोसेलुलर एडिनोमा का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये नॉर्मल लेवल पे हो रहा है तो इसकी वजह से हेपेटोसेलुलर एडिनोमा दैट इज बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लीवर डेवलप कर सकता है। अगर इन म्यूटेशंस और ऑल्टरेशंस का एक्सटेंट बढ़ेगा तो डिस्प्लास्टिक हेपेटोसाइट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब डिस्प्लास्टिक हेपेटोसाइट्स आर ऐसे एबनॉर्मल हेपेटोसाइट्स जिनके अंदर या तो नॉर्मल हेपेटोसाइट्स से छोटे हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है या तो उनसे ज़्यादा बड़े हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट है। मतलब ऐसे हेपेटोसाइट्स जिनके अंदर
या तो स्मॉल सेल चेंज देखने को मिल रहा है या तो लार्ज सेल चेंज देखने को मिल रहा है। तो ऐसे डिस्प्लास्टिक हेपेटोसाइट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर और ज़्यादा ये म्यूटेशन और ऑल्ट्रेशन का एक्सटेंट बढ़ेगा तो फाइनली प्री कैंसरस सिरोटिक नोड्यूल्स या फिर जिसको हम लोग लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स कहते हैं, वो या तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, और या तो ये प्री कैंसरस सिरोटिक नोड्यूल्स जिसको हम लोग लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स कहते हैं वो कन्वर्ट होगा हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में, जिसमें ये जो डिस्प्लास्टिक का डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब ये डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम लोग हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल कहेंगे, वो फिर फाइनली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में डेवलप कर सकता है। तो ये होता है कंप्लीट पैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एक एक करके हम लोग ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग डिस्कस करें तो लीवर ग्रॉसली लीवर के अंदर नोड्यूल्स और एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड हेमरेज देखने को मिलता है। नोड्यूल्स का अरेंजमेंट या तो यूनिफोकल हो सकता है या तो मल्टीफोकल या तो डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव हो सकता है। यूनिफोकल मतलब कंप्लीट लीवर के अंदर एक लार्ज सर्कमस्क्राइब्ड सिंगल ट्यूमर मास देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग यूनिफोकल अरेंजमेंट कह देंगे। मल्टीफोकल पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, दैट इज एक लीवर के अंदर मल्टीपल नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे जिनका शेप और साइज एक दूसरे से वेरी कर रहा होगा। और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव भी देखने को मिल सकता है, मतलब लीवर के अंदर एक लार्ज पार्ट ऑफ द लीवर या फिर कंप्लीट पूरा लीवर ट्यूमर नोड्यूल्स से होमोजेनस पैटर्न में फिल्ड होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे ट्यूमर नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे लार्ज पार्ट या फिर इंटायर लीवर के अंदर, जो कि जिनका शेप और साइज एक दूसरे के सिमिलर होगा, मतलब वो होमोजेनस ट्यूमर नोड्यूल्स होंगे। इस तरह के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के पैटर्न को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव। अब ये जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो मेलिग्नेंट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम लोग डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स कहते हैं, ये नॉर्मल सिरोटिक नोड्यूल्स जो कि नॉर्मल लीवर सिरोसिस के अंदर फॉर्म होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं। तो जो डिस्प्लास्टिक या फिर मेलिग्नेंट नोड्यूल्स हैं वो सिरोटिक नोड्यूल से साइज, कलर, वस्कुलराइजेशन और डिग्री ऑफ डिस्प्लेशिया इन सब में ये डिफर करते हैं। अब जब ये नोड्यूल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस नोड्यूल्स के फॉर्मेशन का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बहुत ही एडवांसमेंट हो जाता है इन नोड्यूल्स के फॉर्मेशन का, तो नोड्यूल्स के अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब हम लोगों को नोड्यूल इन नोड्यूल अपीयरेंस भी देखने को मिल सकता है। ग्रॉसली अगर हम लोग कलर की अगर हम लोग बात करें तो लीवर में कलर हम लोग को लाइट ब्राउन देखने को मिल सकता है ड्यू टू द एरिया ऑफ हेमरेज की वजह से लाइट ब्राउन कलर देखने को मिल सकता है। येलो वाइट टू ग्रे कलर देखने को मिल सकता है ड्यू टू नेक्रोसिस, और ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन देखने को मिल सकता है विच इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द बाइल बाय द ट्यूमर सेल्स। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वेल डिफरेंशिएटेड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होते हैं उनके अंदर बाइल प्रोडक्शन बाय द ट्यूमर सेल्स जो होता है वो हॉलमार्क होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का, जिस वजह से जो भी बाइल प्रोड्यूस होगा उस वजह से जो लीवर है उसका ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। तो ये था ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कमिंग टू द माइक्रोस्कोपी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, सबसे अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल ऑल्टरेशन जो हम लोग को देखने को मिलेगा हेपेटोसाइट्स के अंदर वो होगा हेपेटोसाइट्स का डिस्प्लेजिया। और जो हेपेटोसाइट्स जो कि डिस्प्लास्टिक हेपेटोसाइट्स होंगे वो हेपेटोसाइट्स जो कि अब एबनॉर्मल हो चुके हैं वो या तो लार्ज हो जाएंगे या तो स्मॉल हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग इसको लार्ज सेल चेंज या फिर स्मॉल सेल चेंज के नाम से जानते हैं। लार्ज सेल चेंज जिनके अंदर हेपेटोसाइट्स लार्जर देन द नॉर्मल हो जाएंगे, इनके अंदर इनलार्ज्ड मल्टीपल प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा एंड देयर इज नो इंक्रीज इन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्योंकि हेपेटोसाइट्स का पूरा का पूरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज हो रहा है और उसी रेशियो में न्यूक्लियाई का भी इनलार्जमेंट हो रहा है, जिस वजह से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। स्मॉल सेल चेंज के केस में क्या होता है कि हेपेटोसेलुलर नॉर्मल से छोटे हो जाते हैं और माइल्ड न्यूक्लियर क्रोमेशिया और प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियर का साइज लगभग उतना ही रहता है और हेपेटोसाइट्स छोटे हो जाते हैं, जिस वजह से एनसी रेशियो इंक्रीज हो जाता है, मतलब न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज उतना ही है और साइटोप्लाज्म का रेशियो कम हो गया है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हो गया है, जिस वजह से एनसी रेशियो इंक्रीज हो जाता है। तो ये अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल अल्टरेशन हम लोग को देखने को मिलता है माइक्रोस्कोपी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के केस में। नेक्स्ट, जब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का माइक्रोस्कोपी और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा 3 टाइप के हो सकते हैं।
या तो अनडिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा या फिर पुअरली डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा होगा, या तो वो मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा होगा, और या तो वेल डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। अनडिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा के केस में प्लियोमॉर्फिक सेल्स देखने को मिलते हैं। जो हिपेटोसाइट्स या फिर ट्यूमर सेल्स होते हैं जो कि मेलिग्नेंट हिपेटोसाइट्स होते हैं, वो प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब शेप और साइज में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा कहीं ना कहीं अनडिफरेंशिएटेड और वेल डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा के बीच में लाई करता है। और वेल डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा में जैसा कि पहले डिस्कस किया गया था कि हॉलमार्क ऑफ हिपेटोसेलर कार्सिनोमा इन द केस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा इज बाइल प्रोडक्शन बाय द ट्यूमर सेल्स। तो ये जो ट्यूमर सेल्स हैं जो कि एक्चुअली में मेलिग्नेंट हिपेटोसाइट्स हैं, ये बाइल प्रोड्यूस करती हैं जो कि हॉलमार्क होता है ऑफ द वेल डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा। अब ये जो ट्यूमर सेल्स या फिर मेलिग्नेंट हिपेटोसाइट्स होती हैं, वो वेल डिफरेंशिएटेड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा के केस में अरेंज्ड होती हैं या तो ट्रेबेकुलर पैटर्न में और या तो एसिनर पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं। ट्रेबेकुलर पैटर्न मतलब इन द फॉर्म ऑफ ट्रेबेकुली अरेंज्ड होंगी, जिनके अंदर पॉलीगोनल सेल्स विथ एबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड लार्ज हाइपरक्रोमेटिक प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेगा इस पैटर्न के अंदर। मतलब ये ऐसे करके सेल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है हम लोगों को। दीज आर पॉलीगोनल सेल्स जिनके अंदर एबंडेंट साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस इनका लार्ज हाइपरक्रोमेटिक विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होगा। और ये जो स्ट्रैंड्स देखने को मिल रहे हैं ट्यूमर सेल्स के, इनके बीच में ये सेपरेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू जिससे ये स्ट्रैंड्स ऑफ द ट्यूमर सेल्स सेपरेटेड हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग ट्रेबेकुलर पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट जिसके अंदर ये ट्यूमर सेल्स अरेंज कर सकती हैं खुद को, दैट इज एसिनर पैटर्न। एसिनर पैटर्न मतलब ये कि पैटर्न ऐसा होता है कि वो ग्लैंड को रिजेंबल करता है, ग्लैंड के माइक्रोस्कोपी को रिजेंबल करता है, इसीलिए हम लोग इसको स्यूडो ग्लैंडुलर पैटर्न भी कहते हैं। ग्लैंड के अंदर जैसे हम लोग जानते हैं कि एक ल्यूमेन होता है और सराउंडेड बाय द ट्यूमर सेल्स, ये ऐसे ट्यूमर सेल्स हैं और बीच में सेंट्रली में एक ल्यूमेन प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग एसिनर पैटर्न ऑफ द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। कमिंग टू द स्प्रेड और मेटास्टेसिस ऑफ द ट्यूमर, ये जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जो ट्यूमर है उसका मेटास्टेसिस या फिर स्प्रेड तीन तरीके से हो सकता है। या तो उसका लोकल स्प्रेड होगा, दैट इज इंट्राहेपेटिक मेटास्टेसिस होगा, मतलब लीवर के अंदर ही उसका स्प्रेड होगा लोकली। या तो उसका लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है, दैट इज लिम्फेटिक्स के थ्रू वो डिफरेंट लिम्फ नोड में जा करके मेटास्टेसाइज करेगा। लाइक पोर्टल लिम्फ नोड को वो इन्वॉल्व कर सकता है, पेरीहाइलर लिम्फ नोड, पैराओटिक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर सकता है। और तीसरा तरीका स्प्रेड हो सकता है हिमेटोजिनस स्प्रेड, जिसके अंदर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड करेगा, दैट इज दे कैन स्प्रेड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। इंफीरियर वेना केवा से होते हुए वो राइट साइड ऑफ द हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर वो फाइनली लंग्स तक भी हिमेटोजिनस स्प्रेड से स्प्रेड कर सकता है। तो दिस वाज द स्प्रेड और मेटास्टेसिस ऑफ द ट्यूमर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के क्लिनिकल फीचर में मेनली हम लोगों को अपर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा, मलेज एंड फटीग देखने को मिलेगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर जो होता है वो अपर एब्डोमिनल पेन होता है। डायग्नोसिस के लिए मेनली हम लोग एमआरआई और सीटी स्कैन से डायग्नोस करते हैं। रेज्ड लेवल ऑफ अल्फा फीटोप्रोटीन और रेज्ड लेवल ऑफ अल्फा एल फ्यूकोसिडेज भी देखने को मिलता है, जिससे हम लोग जो कि डायग्नोस्टिक होता है फॉर द केस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सर्जिकल रिजेक्शन कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर ट्यूमर अब्लेशन कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड्स हो सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए। So this was all about this video. If you like this video, please hit the like button, do share with your friends and do subscribe our channel and press the bell icon to get notifications for more such videos. If you want notes for such videos, message me on my Instagram handle. Link is given in the description below. Thank you.